Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about adverse drug effects. जब हम किसी केमिकल को एक ड्रग के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर ड्रग जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जाकर के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अपने वो बाइंड हो जाती है और बाइंड होने के बाद वो कुछ ना कुछ अपना थेरेपेटिक एक्शन कह सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल एक्शन कह सकते हैं या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन कह सकते हैं, वो शो करती है। अब ड्रग अगर बॉडी के अंदर गई है तो वो केमिकल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपना थेरेपेटिक एक्शन ही शो करेगी, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं शो करेगी। ठीक है, तो थेरेपेटिक एक्शन के अलावा अगर वो कोई अदर इफेक्ट शो कर रही है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब इसमें एडवर्स लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि अपोजिट। अपोजिट किसके? ड्रग इफेक्ट के। जो उसका मेन इफेक्ट है, जो थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट हम जिसे बोल रहे हैं, उस इफेक्ट के अगेंस्ट में अगर ड्रग कुछ एक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, एनी अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स ड्रग को एडमिनिस्टर कराने के बाद, ड्रग को जब बॉडी में हम दे देते हैं तो उसके बाद जो इसका इफेक्ट आता है वो क्या होगा? अनडिजायरेबल होगा। हम नहीं चाहते हैं कि वो इफेक्ट आए। उसके साथ साथ अनइंटेंडेड होगा, मतलब हम जानबूझ के नहीं चाहते कि वो इफेक्ट आए। वो क्या होता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट के साथ साथ खुद ही आ जाता है। ठीक है, अब वो कब हो रहा है? जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हैं। अब ड्रग को हम कैसे एडमिनिस्टर कराते हैं? जब हम नॉर्मल लेवल जो ड्रग का होता है, फिर नॉर्मल डोजेस जो होती हैं, नॉर्मल डोजेस पे ही देते हैं। उसी नॉर्मल डोजेस पे या फिर उसी जिसे बोल सकते हैं हम थेरेपेटिक डोजेस पे अगर उसमें कुछ और इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको हम जनरली बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। अब जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, बहुत ही कम ड्रग होती हैं जिनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं आती है या फिर कुछ ना कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं होती है। अदरवाइज जो भी केमिकल है अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वो कॉज करता ही है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि जीन टाइप क्या है, बॉडी टाइप क्या है, किसी के उसमें ज़्यादा आते हैं, किसी पर्सन में थोड़ी कम रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने का या फिर इन सबको डिटेक्ट करने का बहुत ही बुरा हाल है। उसके साथ साथ बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में भी अभी कोई ऐसा सेट प्रोटोकॉल नहीं है जिससे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को या फिर एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स को हम रिपोर्ट करवा सके। सो नेक्स्टली हम ये बात कर लेते हैं कि जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई करा गया है, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए फॉर ऑग्यूमेंटेड। ऑग्यूमेंटेड दैट मीन्स कि जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर बायोलॉजिकल एक्शंस है उसी से ही रिलेटेड ही इसके साइड इफेक्ट या फिर इसके टॉक्सिक इफेक्ट या फिर ड्रग को अगर विड्रॉ कर दिया जाता है तो उसके बाद इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट शो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सारे इफेक्ट जो कि पहले से ही प्रिडिक्टेबल हैं कि अगर दवाई को छोड़ा जाएगा तो इससे ये इफेक्ट आ सकते हैं, या फिर जो पहले से ही हमें पता रहता है कि किसी दवाई को खाने की वजह से ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं। एज लाइक कि जब एंटी हिस्टामिनिक जो सिरप्स होते हैं उसको पीने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत सेडेशन होता है, तो वो हमें पहले से ही प्रिडिक्टेड है। जब उस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था या फिर इस ड्रग के ऊपर स्टडीज चल रही थी तो तब से ही हमें पता है कि इस ड्रग को खाएंगे तो ये साइड इफेक्ट इसमें आएंगे। ठीक है, तो वो सारे प्रिडिक्टेबल है, तो उनको एक क्लासेस में रखा गया जो है क्या? टाइप ए। नेक्स्ट आ जाता है टाइप बी। तो टाइप बी फॉर बिजार। बिजार दैट मीन्स कि जो बिल्कुल ही अनवांटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉक्शियस होते हैं, तो वो सारे आ जाते हैं टाइप बी में। तो टाइप बी क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। दैट मीन्स जिसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस दवाई को खाने की वजह से ये एडीआर्स या फिर ये साइड इफेक्ट्स में आएंगे। ठीक है, अब जो अनप्रिडिक्टेबल टाइप के टाइप बी के जो एडीआर्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन पे आ रहे हैं। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। जेनेटिक्स पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी ड्रग के हैबिचुएशन पे डिपेंड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस पर्सन में वो पहले कितनी बार लिया गया है या फिर उस जो जीन टाइप है किसी भी पर्सन का उसमें उस ड्रग की क्या एफिकेसी है या फिर क्या उसमें रिजल्ट है, तो इस पर डिपेंड करता है टाइप बी रिएक्शंस। इसमें बेसिकली जो आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो ब्रॉडली टाइप ए और टाइप बी में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को काउंट करते हैं। इसके अलावा इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग माइनर, सीवियर या फिर इसको बहुत ज़्यादा लीथल क्लासेस में भी डिवाइड करा गया है। माइनर में क्या होगा कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे जिसको कि थोड़ा बहुत कुछ और ड्रग ट्रीटमेंट दे करके ठीक करा जा सकता है। उसके अलावा आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा कि ड्रग थेरेपी को चेंज करना पड़ेगा। किसी की ड्रग की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो उससे हम क्या करेंगे? ड्रग थेरेपी को चेंज कर देंगे, उसके बदले किसी और ड्रग को यूज़ कर लेंगे और फिर ड्रग थेरेपी चलेगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं सीवियर। तो सीवियर केस में क्या होता है कि ड्रग थेरेपी तो चेंज कर ही देते हैं, बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं ड्रग लेना। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है।
और उसके अलावा लास्ट आ जाते हैं लीथल तो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इतने सीवियर भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने फार्माकोविजिलेंस करके एक अलग सी सोसाइटी बनाई है जो कि इन ADRs को मॉनिटर करती है। ठीक है, नेक्स्टली एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स को बहुत सारी कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है साइड इफेक्ट्स। सो साइड इफेक्ट्स एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि किसी भी ड्रग का जो थेरेपेटिक लेवल होती है या फिर जो थेरेपेटिक डोज होती है उसी डोज पे ये इफेक्ट्स आते हैं। पहले से ही हमें प्रिडिक्टेड होते हैं कि ये ड्रग की अगर ये डोज देंगे तो इससे ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, और इनको रोका भी नहीं जा सकता। अगर हमें साइड इफेक्ट कम चाहिए तो हम क्या करेंगे कि डोज भी कम देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होती है जो कि हम एंजाइना के लिए देते हैं। ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन होता है तो GTN देते हैं, जो हमारी वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती हैं। तो वेन्स अगर डायलेट हो रही है, एंजाइना का पेन कम हो रहा है तो उसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट होता है कि सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन होगा तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। ठीक है, तो अगर एंजाइना की कोई ड्रग ले रहा है तो उससे जो साइड इफेक्ट हेडेक है वो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जैसे जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स होती हैं एज फॉर एट्रोपिन, तो एट्रोपिन जब देते हैं तो उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट आता है कि वो ड्राइनेस ऑफ माउथ करता है बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स मुंह को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है क्योंकि एंटी सिक्रेटरी एक्शन है, सारे सिक्रीशंस को वो बंद कर देता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं ये अच्छे भी होते हैं। एज लाइक कि जो हम कोडीन देते हैं कफ के लिए, तो कोडीन का एक साइड इफेक्ट है कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है इसको एज अ ड्रग यूज कर लिया गया कि कोडीन को जब डायरिया होता है तो डायरिया में कॉन्स्टिपेशन वो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो पेरिस्टाल्टिक टोन है उसको ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से डायरिया कंट्रोल में आ जाता है। तो साइड इफेक्ट को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और साइड इफेक्ट हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा नॉक्सियस हो तो फिर उनको हम एलिमिनेट करने के लिए ड्रग की डोसेस को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स। सेकेंडरी इफेक्ट दैट मीन्स कि ड्रग तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन शो कर ही रहा है, उसके साथ साथ गलती से वो कुछ और एक्शन प्रोड्यूस कर देता है तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी इफेक्ट्स। एज लाइक जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स का काम है कि जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है उसको किल करना, लेकिन उसी का ही एक दूसरा इफेक्ट भी वो शो कर देती है, सेकेंडरी इफेक्ट, कि हमारी बॉडी के अंदर जो गुड फ्लोरा होता है, ठीक है, गुड फ्लोरा जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो उसको भी ये किल कर देती है। जो बैड बैक्टीरिया था जो बाहर से आया था उसे तो किल किया ही, उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देती है। और बॉडी के अंदर अच्छा बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा तो जो सुपरा इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी इफेक्ट। दीज आइडियोसिंक्रेसी। सो आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस जो होती है वो पर्टिकुलर जीनोटाइप पे डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल के लिए बिल्कुल हाईली रिएक्टिव है, कि अगर ये केमिकल इस जीन से मिला तो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा बिजार हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आने लग जाएंगी। तो इस टाइप की अगर रिएक्शन होती है तो उसे बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल से अगर एक को प्रॉब्लम हो रही है तो सबको प्रॉब्लम हो। बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप होगा जो कि एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब कभी कभी तो क्या होता है, जीनोटाइप पे ये डिपेंड करता है मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ही ज़्यादा बिजार रिएक्शन होती है जो कि बिल्कुल बेसलेस है, पता ही नहीं चलता कि इस केमिकल की वजह से पर्टिकुलर जीन को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रॉब्लम है या फिर किस टाइप की रिएक्शंस इसकी बॉडी में क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बिजार या फिर अनवांटेड, अनइंटेंडेड, नॉक्शियस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी आ जाती है आइडियोसिंक्रेसी के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे कि बार्बिचुरेट्स होती हैं जो कि कामनेस कॉज करते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में क्या करते हैं, ओवर एक्साइटमेंट कॉज कर देते हैं या फिर मेंटल कंफ्यूजन भी वो कॉज कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे क्लोरमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल लेने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में एनीमिया हो जाता है। उसका कोई रिलेशन नहीं है एनीमिया से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजार रिएक्शन की वजह से एनीमिया कॉज कर सकता है क्लोरमफेनिकॉल। तो ये सारी रिएक्शंस को आ जाती है हमारी आइडियोसिंक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट टाइप आ जाता है टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो टॉक्सिक इफेक्ट्स पे क्या होते हैं, डोज रिलेटेड होते हैं। डोज रिलेटेड कैसे कि पर्टिकुलर डोज हमें पता है कि उसकी एक थेरेपेटिक विंडो होती है कि किस डोज तक या फिर किस लेवल तक ड्रग की अगर हम डोज देंगे तो वो सेफ है। ठीक है, जैसे ही उस सेफ कंसंट्रेशन को वो क्रॉस करती है तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाती है। अब जो ये टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ये ड्रग की डोज बढ़ने की वजह से आते हैं। अब ये ड्रग की डोज बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि होमिसाइडल हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है। ठीक है, होमिसाइडल दैट मीन्स किसी पर्सन ने पर्टिकुलरली जानबूझ के किसी पर्सन को ड्रग की ओवरडोज दे दी है, ड्रग की डोज बढ़ा के दे दी है जिससे कि उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाए।
उसके अलावा सुसाइडल हो सकती है कि कोई पर्सन विलिंगली ड्रग की ज़्यादा हायर डोज ले ले जिससे कि उसको टॉक्सिक इफेक्ट शो हो जाए। उसके अलावा थर्ड केस होता है कि एक्सीडेंटल भी हो सकता है, दैट मीन्स एक्सीडेंटली किसी ने ड्रग की ओवरडोज ले ली है। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जिससे कि ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में मॉर्फिन होता है, तो मॉर्फिन की अगर ओवरडोज हो जाती है तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देता है, ठीक है। नॉर्मल डोज पे भी मॉर्फिन क्या करता है, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देता है, बट ओवरडोज अगर हो जाएगी तो रेस्पिरेशन पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाएगा और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में बदल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स बिल्कुल भी पर्सन जो है वो सांस नहीं ले पाएगा। तो ये क्या एक टाइप की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। एक टॉक्सिक इफेक्ट वो शो कर रहा है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लीथल भी वो हो सकता है। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज ड्रग एलर्जीज। एलर्जी दैट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं उनका एक्टिवेट हो जाना, बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है उसका एक्टिवेट हो जाना। अब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो सकता है, एज लाइक जो पॉलन ग्रेन्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल अगर है तो उसकी वजह से बॉडी में एलर्जी हो सकती है, छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। अब यही सेम चीज़ें जब ड्रग की वजह से होती है, कोई स्पेसिफिक ड्रग जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने लग जाएं तो उसको बोला जाता है ड्रग एलर्जी। अब डिपेंड करता है कि ड्रग की डोज कितनी है, क्योंकि बहुत ही कम कंसंट्रेशन में भी एलर्जी इंड्यूस हो सकती हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन ले लेंगे फिर तो एलर्जी का जो रिएक्शंस हैं, जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कोई ड्रग हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में वो एलर्जी कर रही है, बट ये भी डिपेंड कर सकता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स में ही एलर्जी करती है, सब में एलर्जी नहीं करती हैं। तो इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक्स होती है या फिर कोई भी ड्रग है जिसका इंट्रावेनस हमने इंजेक्शन लगाना है तो उससे पहले उसका पैच टेस्ट किया जाता है। पैच टेस्ट में क्या करते हैं कि उस एंटीबायोटिक की बहुत ही कम सी डोज हम इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे भी इंजेक्शन दिया होता है उसके पूरी साइड में एक गोला लगा देते हैं जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे इंजेक्शन दिया है। फिर कुछ टाइम बाद 2-3 घंटे बाद उसको चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लिस्टर्स, रेडनेस, स्वेलिंग या इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है दैट मीन्स कि वो पर्सन किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए एलर्जिक है, ठीक है। तो उस केस में फिर उस पर्सन को वो ड्रग नहीं दी जाती है। तो बेसिकली जैसे पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स है, सल्फोनामाइड्स हैं या फिर जो भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस वाली ड्रग्स होती हैं, ये सारी ड्रग्स ड्रग की एलर्जी कर सकती हैं। तो इन सबको देने से पहले इनका टेस्टिंग करी जाती है। अब अगर किसी को ड्रग एलर्जी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दी जाती हैं। उसके अलावा अगर उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो उसको सीपीआर टेक्निक्स दी जाती हैं, उसको रेस्पिरेशन दिया जाता है आर्टिफिशियली। और अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। ड्रग विड्रॉल दैट मीन्स कि ड्रग को अगर एकदम से विड्रॉ कर दिया जाए, एकदम से बंद कर दिया जाए तो उसके बाद जो रिएक्शंस आती हैं उसको भी हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंदर ही काउंट करते हैं। अब ड्रग को एकदम से विड्रॉ कर दिया जाए तो उसके बाद क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा फैटल भी हो सकती हैं और थोड़ा सा टाइम के लिए अगर हो रही है तो उनको कंट्रोल भी करा जा सकता है। ऐसे लाइक आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टिव पर्सन होता है, मॉर्फिन, कोडेन या फिर अल्कोहल जो बहुत लंबे टाइम तक रेगुलरली ले रहा है, एकदम से अगर वो लेना बंद कर दे तो क्या होता है, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मॉर्फिन, कोडेन या फिर अल्कोहल के लिए। तो वो क्या होती है, उसकी बॉडी में फिर कुछ रिएक्शंस होने लग जाती हैं, उसे बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ड्रग के विड्रॉल रिएक्शंस। ऐसे ही जो ये नॉर्मल विड्रॉल रिएक्शंस हैं ये ड्रग के लिए भी होती है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं अगर एकदम से उन्हें खाना छोड़ दिया जाए तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। एज लाइक फिनेटोइन को लिया जाता है जो एपिलेप्सी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एकदम से अगर फिनेटोइन को विड्रॉ कर दिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं और बॉडी में जो सीजर्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जब दवाइयाँ यूज़ करने लगते हैं पर्सन, तो विदाउट मेडिकेशन क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि ड्रग को विड्रॉ करने के बाद आती हैं उन्हें बोला जाता है ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.